नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो आज 10 जुलाई है, सैटरडे है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो चलिए पहले वाले से शुरुआत करते हैं। तो पहले एडिटोरियल में बात कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर। तो अभी देखो, कैबिनेट रीशफल हुई है। कैबिनेट रीशफल हुई है तो उसके चलते बहुत सारे मंत्रियों को बदल दिया गया है और बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी गई है। ओके, मतलब कुछ तो यहाँ पर मंत्रालय स्वैप हुए हैं कि जो पहले कोई और मंत्रालय देखते थे अभी कोई और मंत्रालय उनको दे दिया गया है। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी पक्की छुट्टी हो गई। ओके, तो मतलब जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। तो अभी ऑथर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी बुधवार को भारत यहाँ पर ज्वाइन कर चुका है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज जिन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया था इन द मिडल ऑफ कोविड पेंडेमिक। ओके, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैंडेमिक के चलते अपने हेल्थ मिनिस्टर्स को बदला। तो यहाँ पर उनके नाम है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इक्वाडोर है, जॉर्डन है। ओके, तो ये सभी ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर्स को बदल दिया पैंडेमिक के चलते कि अच्छे से वो सिचुएशन को काबू नहीं कर पाए। ओके, तो केसेस काफी बढ़ गए। तो हेल्थ मिनिस्टर्स की ये जिम्मेदारी होती है, देश के हेल्थ मिनिस्टर्स की, कि सही तरीके से देश को चलाया जाए, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये नहीं कर पाए जिसके चलते रिप्लेस किया गया इनको, और भारत में भी ऐसा ही है। ओके, तो आगे यहाँ पर ब्राजील की बात करें। ब्राजील ने तो यहाँ पर 4 बार अपना हेल्थ मिनिस्टर जो है उसको बदला है, 4 बार बदला है। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी बदलाव भारत में भी आया है। तो यहाँ पर काफी पेंडिंग यहाँ पर डिमांड थी कि यहाँ पर भी ऐसा बदलाव हो भारत में भी। तो भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बनी थी जब जब से पैंडेमिक आया था पिछले साल की। मतलब सही तरीके से सरकार या फिर कहे कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो काम नहीं कर पाया। ओके, और जिसके चलते बहुत सारे केसेस बढ़ गए भारत में और बहुत सारा मृत्यु दर बढ़ गया बहुत बड़े पैमाने पर भारत में। ओके, तो यहाँ पर भारतीय लोग तो यही सोच रहे थे कि यहाँ पर चाहे बदलाव नहीं होगा तो जैसे है वैसे ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिले थी काफी, बदलाव नहीं किया गया, तो फाइनली ऐसा हुआ है। तो अभी लोग अपने आप को यहाँ पर प्लेस जो है वो समझ रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि नया मंत्री आएगा तो शायद एक नए सिरे से शुरुआत होगी। ओके, तो जो पीछे गलतियां हो चुकी हैं वो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। और अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बट व्हाट कैन इंडिया which lost over 4 lakh people to COVID and millions second expect from its new health minister। तो अभी क्या भारत क्या एक्सपेक्ट करता है? तो अभी 4 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई कोविड के चलते भारत में ही, और मिलियंस के हिसाब से यहाँ पर इन्फेक्टेड हुए हैं लोग। ओके, तो अभी नई हेल्थ मिनिस्टर हमारे बने हैं तो उनकी उम्र जो है 49 ईयर है। तो उनका नाम है मनसुख मांडविया। तो नाम याद रखिएगा, फर्दर फ्यूचर के पेपर्स के लिए नाम अभी चेंज हो गया है। तो नए हेल्थ मिनिस्टर जो है वो मनसुख मांडविया है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बनेगा। और ये गुजरात से आते हैं, और अभी कोशिश करेंगे ये कि मतलब जो गलतियां हो चुकी हैं ओके तो उनको अभी सही करें, और यहाँ पर नए सिरे से कोई गलती ऐसी ना हो, सही तरीके से काम करें। और आगे बात करें ऑन द वन हैंड, तो इनका जो टास्क है ना, अगर हम एक तरीके से देखें तो इतना टफ नहीं है अभी। ओके, तो इजी है, क्योंकि पैंडेमिक की अगर बात करें ना तो अभी पैंडेमिक अभी कोई इतना अननोन फिनोमिना नहीं रहा है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के बारे में अभी दुनिया नहीं जानती है। ओके, लोग नहीं जानते हैं, लोगों को पता चल गया कि कोरोना वायरस के नाम की बीमारी है, फैल जाती है, थोड़ा सा परहेज रखें। तो अभी इनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल जब ये नया नया बीमारी आई थी तब पता नहीं था कि क्या करें, किस तरीके से जो है कौन सी चीज के ऊपर फोकस करें ताकि कि बीमारी ना फैले, कौन सी दवाई दी जाए ताकि कि बीमारी से मृत्यु ना हो। तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। तो अभी तो देखो 1.5 साल गुजर चुका है लगभग लगभग। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स अभी टेस्ट हो चुके हैं, ट्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे जीता जा सकता है इस कोरोना वायरस के साथ, तो ये थोड़ा सा इजी टास्क रहेगा नए मंत्री के लिए। और दूसरी ओर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इज वर्क टुवर्ड्स कोर्स करेक्शन becomes very important. Okay, as India cannot afford to go further down the wrong road in getting its act together, as there are direct implications on health, economy, public administration, and human rights.
दूसरी ओर यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो काम ये करेंगे, नए मंत्री काम करेंगे, तो यहाँ पर जो करेक्शन ये करेंगे, मतलब जो पहले काम हो चुके हैं उसमें जो गलतियां थी उसमें जो करेक्शन करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भारत के लिए, क्योंकि भारत अभी फर्दर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि तीसरी वेव आ जाए और मतलब कि कोई तैयारी ना हो और बाद में लॉकडाउन फिर लगाने पड़े और जॉब लॉस भी बड़े पैमाने पर होगा, इकॉनमी फिर हिल जाएगी और हेल्थ का जो जो स्ट्रक्चर है भारत में, जो लोगों की सेहत है, तो वो भी बिगड़ जाएगी। तो अभी तक देखो जिन जिन लोगों को ये सेकंड वेरिएंट जो हुआ है कोरोना वायरस का, जो बचकर निकल भी गए, तो उनको भी अलग अलग तरीके की नई बीमारी जो है देखने को मिल रही है। ओके, तो पता नहीं है कि क्या प्रभाव होगा, कौन सी बीमारी आगे लग जाएगी, तो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर पुरानी गलतियों को सही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का भी ये मुद्दा बनता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये मुद्दा बनता है। सही तरीके से तभी कर ही पाओगे जब अच्छे तरीके से पहले से तैयारी रखोगे अपनी। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो पेस है वैक्सीनेशन की, इसको और पिक करना है और बड़े पैमाने पर फैलाना है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए और यहाँ पर उन मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट करें ता जो कि जो डैमेज हो सकता है तीसरी वेव से, ओके, तो उससे हम बच सके। यहाँ पर इमीडिएट अटेंशन हमें यहाँ पर देनी होगी कि तीसरी वेव जो है वो ना फैलने पाए भारत में। तो वो तभी बचेगी जब थोड़ी सी, जैसे सेकंड वेव फैल गई तब इसीलिए फैली थी कि फर्स्ट वेव में बाद में जब फैल गई तो थोड़े केसेस डाउन हो गए, तो कुछ महीने तक केसेस नहीं आए, तो लोगों ने ये समझा कि अभी बीमारी चली गई है तो चलो आज़ादी से घूमते हैं, लेकिन वहीं पर गलती कर गए। तो वहां पर सरकारों की भी गलती थी और लोगों की भी गलती थी। ओके, तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थर्ड वेव आ सकती है और हो सकता है कि इससे भी बुरा इम्पैक्ट हो। और ये भी हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन अभी लगी है तो वो प्रभावशाली ही ना रहे, जो थर्ड वेव आए, थर्ड वेव का जो वेरिएंट आए। ओके, तो हो सकता है कि नई वैक्सीन दोबारा से तैयार करनी पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब समझदारी तो इसी में है कि जो मेजर्स हैं उसको अपनाकर चला जाए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं मांडविया's rural upbringing, education in veterinary science, advocacy of Gandhian values, contribution in setting up Jan Aushadhi stores, a scheme started by previous UPA government. But Mandviya turned an ailing project into a productive one. अब देखो, अगर मांडविया की हिस्ट्री की बात करें, इनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें, तो रूरल एरियाज में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग इनका काफी फोकस रहा है। इनकी जो एजुकेशन है वेटरनरी साइंस में है। ओके, तो वेटरनरी साइंस किससे डील करती है? ओके, तो इसके इसके बारे में आंसर करें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा यहाँ पर गांधीन वैल्यूज को भी यहाँ पर जो है ये इनसे प्रभावित है, क्योंकि इनको मानते हैं। और जन औषधि स्टोर्स जो है इनका भी, इनको भी सेटिंग, इनकी भी नए स्टोर्स खोलने की इनकी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है। तो ये देखो, ये जो जन औषधि केंद्र है ना, तो ये मतलब जैसे आपको कोई दवा आप खरीदते हो मेडिकल स्टोर से तो काफी महंगी मिलती है आपको। तो अगर आप जन औषधि केंद्र से आप अगर खरीदोगे, तो ये भारत सरकार के अंतर्गत ये चलाए जा रहे हैं, तो आपको वही मेडिसिन जो है काफी कम दामों में मिलेगी। अगर 10 रुपए की चीज खरीद रहे हो बाहर से, तो ये यहाँ पर हो सकता है 2 रुपए में मिले और क्वालिटी सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रांड सेम रहेगा, ब्रांड इनका अलग होगा, सरकार जो दवाई बनाकर यहाँ पर देगी, तो लेकिन क्वालिटी सेम रहेगी, इतना विश्वास आप कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं जितना कमाते हैं, जब एक बार बीमार पड़ते हैं तो सारी जेब उनकी खाली हो जाती है। तो ज्यादातर अगर मेडिकल स्टोर्स की भी बात करो तो वहां पर भी लूट मची हुई है। ओके, तो इसके लिए अलग अलग शहरों में भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं, तो यहाँ पर मांडविया का भी अच्छा खासा योगदान रहा है ऐसे सेंटर्स को खोलने के लिए। और ये स्कीम जो थी, इसको स्टार्ट किया गया था जो पिछली यूपीए गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनके द्वारा। लेकिन मांडविया ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को मतलब और प्रोडक्टिव बना दिया। ओके, मतलब कि और मतलब इसका जो एक्सपेंशन था और बड़े पैमाने पर कर दिया, लोगों को पता चले कि यहाँ से दवा ले, अगर आप सस्ती दवा और अच्छी दवा लेना चाह रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करें एंड सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल आयुष। ओके, तो आयुष जैसे आयुर्वेदा की बात करें, योगा, नेचुरोपैथी की बात करें, यूनानी, सिद्धा, स्वरबिगा, ओके, तो होम्योपैथी, तो ये मतलब सब चीजों का ये मतलब इकट्ठे करके एक नाम बनता आयुष। पहले ये डिपार्टमेंट हुआ करता था, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेस के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। बाद में इसकी अलग से मंत्रालय बनाया गया। अलग से मंत्रालय कब बनाया गया था? ये 2014 में ही बना दिया गया था, नवंबर में, जब जिस साल मोदी सरकार बनी थी पहली बार। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पुराने मेडिकल सिस्टम से, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है फोकस किया गया है मांडविया के द्वारा,
कि मतलब पुराने जो जिस तरीके से सिस्टम्स को यूज किया जाता था उनको भी हम फॉलो करके चले। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चॉइस के तौर पर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसको यहाँ पर यूज कर रही है। जो हमारे आयुष के अंतर्गत जो पुराने जो हेल्थ सिस्टम है, मेडिसिन है, उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, भारत सरकार के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। और बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे इनको सक्सेस मिली है जन औषधि स्टोर्स खोलने में और इसका एक्सपेंशन करने में, जहाँ पर कि अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन की सेल जो है वो उपलब्ध होती है, तो अच्छी मेडिसिन आपको मिलती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है। ओके, तो यहाँ पर और ज़्यादा नेटवर्क्स जो आउटलेट्स के वो इन्होंने बढ़ाए, एक्सपैंड किए। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि क्या वो सिमिलर फंडा, जिस तरीके से इनको जन औषधि स्टोर्स में सक्सेस मिली है, तो क्या ये वही मेजर्स को अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे यहाँ पर, कि जो हेल्थ केयर जो है, ओवरऑल हेल्थ केयर जो है वो अफोर्डेबल हो सके। ओके, अगर कोई यहाँ पर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है तो अफोर्डेबल प्राइस में वो ट्रीटमेंट उसको मिल जाए। तो क्या क्या अभी इस ऐसे मेजर्स ये अभी अपना सकते हैं? ओके, जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए। और इसके अलावा बात करें टू बूस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वेलनेस, तो यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब कि कोई चीज अगर बीमारी हो सकती है ना, तो वो पहले से ही पता चल जाएगी ये बीमारी फ्यूचर में जो है हो सकती है, जहाँ पर पहले स्टेज में ही आपको पता चल जाए। जो ऐसी केयर को हम यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बोलते हैं और वेलनेस बोलते हैं, जिसमें आप डॉक्टर को पे करो, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, फुल बॉडी चेकअप होगा, पता चलेगा कि क्या है स्थिति, स्टेटस क्या है आपकी बॉडी का। ओके, तो मतलब जो भी चीज हो सकती है, कुछ नेगेटिविटी अगर कोई भी ऐसा चीज आती है आपकी बॉडी के रिगार्डिंग, कुछ भी पॉइंट आउट निकलता है, तो उसके ऊपर आप पहले से ही प्रिवेंशन जो है यूज कर सकते हो। तो ऐसी केयर्स को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे? तो इसकी यहाँ पर फोकस, इसकी बात की जा रही है ऑथर के द्वारा। इसके अलावा बात करें, कैन ही as someone who know his rural India well, ensure improvement in the healthcare facilities, especially in villages, and overcome the vaccine hesitancy still prevalent है। तो यहाँ पर क्या ये जो है मांडविया जी जो है रूरल इंडिया की, जो हमारा गांव का देहात का जो भारत है, तो यहाँ पर उसको अच्छे खासे तरीके से वो जानते हैं। तो क्या वो वहां पर इम्प्रूवमेंट एश्योर कर सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाई गई है, जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लूप होल से उनको ठीक किया जा रहा है, तो क्या वो ये चीज इंश्योर कर सकते हैं? खासतौर पर अगर हम गांव की बात करें, वहां पर जहां पर कि अभी भी लोग जो है वैक्सीन लगवाने से यहाँ पर हेजिटेट कर रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं, तो अगर टीम कोई जा भी रही है तो उनको भगा दे रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। ओके, तो ऐसी सोच अभी और बढ़ती जा रही है अगर विलेजेस की बात करें। ओके, तो पता नहीं क्या क्या कहानियां वहां पर फैला दी गई है। ओके, रूमर्स फैला दिए गए हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लगाओगे तो मतलब मृत्यु हो सकती है। हालांकि मृत्यु के केसेस आए हैं लेकिन ये बहुत कम है। ओके, बहुत कम परसेंटेज है इनकी। अगर लगती है वैक्सीन, तो अगर फ्यूचर में अगर कोई वेरिएंट, कोई भी वायरस आपको यहाँ पर आपके ऊपर हावी होता है, तो जान बच सकती है। तो इतना फायदा यहाँ पर वैक्सीन का है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस नहीं होगा, वो होगा, बीमारी होगी लेकिन बच जाएगी। तो ये यहाँ पर सिचुएशन रहेगी। और आगे बात की जा रही है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम। तो देखो, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो आयुर्वेदा की मेडिसिन जो और नेचुरोपैथी जो हम करते हैं, ऐसी जो प्रैक्टिस है, जो शुरू से यहाँ पर हमारे जो ऋषि मुनि वो करते रहे, तो अभी उन्हीं को यहाँ पर आगे प्रमोट किया जा रहा है। तो अभी उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसमें जो पुराना ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको, तो यहाँ पर इसको रिकमेंड भी किया जा रहा है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारी मेडिसिन है पुरानी, तो उसको भी रिकमेंड किया जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, एट अ टाइम व्हेन there is a need of a coordinated effort by India's modern and traditional medical system to battle out the pandemic, there has been needless polarization of countries' medical community. Okay, तो कहने का मतलब है जैसे हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, यहाँ पर मिलजुल कर एफर्ट लगा रहे हैं, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, उसको दोनों को ज्वाइन करके हम जो है पैंडेमिक से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीमारी से निजात यहाँ पर दिलाई जाए किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर दूसरी ओर जो अ, जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा ध्रुवीकरण यहाँ पर जो भारत के जो मेडिकल कम्युनिटी का किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर सही तरीके से सोचना होगा। तो मेडिकल कम्युनिटी ही ऐसी कम्युनिटी है, देखो, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पर लगे रहे हैं। हॉस्पिटल्स हो, जहाँ जहाँ पर भी सेंटर्स नए बने हैं कोविड केयर के, तो वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी है।
ओके, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उनको भी डैमेज हुआ है, इस कम्युनिटी को भी डैमेज हुआ। तो यहाँ पर ध्रुवीकरण वहां पर उनका नहीं होना चाहिए कि मतलब वहां पर अच्छे से काम नहीं हो पाया या फिर अच्छे से जो था जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये देखो, इनकी जो मैन फोर्स है और जो पॉपुलेशन है, बहुत यहाँ पर बड़ा यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही मांडविया की बात करें कि तो क्या ऐसा जो डिफरेंसेस है, ओके, तो यहाँ पर इनको क्या दूर कर पाएंगे मांडविया, और यहाँ पर एक सिनर्जी, जो यहाँ पर एकजुट का जो भाव है, तो यहाँ पर क्या ये पैदा कर पाएंगे। हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिकल मेडिकल सिस्टम और जो हमारे मेडिकल कम्युनिटी, इन दोनों के बीच अगर हम बात करें। और आगे यहाँ पर बात करें कि मांडविया आल्सो रिटेन्स द चार्ज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्रीज। तो इनका भी ये जो मंत्रालय है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स वाला, तो इसका भी चार्ज अभी इनके पास है, मांडविया का। और तो यहाँ पर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, तो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनको अभी इस बार रीशफल में, कैबिनेट रीशफल में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की उपाधि से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। ओके, कैबिनेट मतलब कि जो मोदी जी की कैबिनेट है। ओके, मतलब कि जब भी मीटिंग होगी तो ये सभी उनकी मीटिंग में शामिल होंगे। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर शामिल नहीं किए जाते हैं। ओके, तो ये एडिशनल यहाँ पर एक तरीके से असिस्टेंट लगाए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे अगर मैं अनुराग ठाकुर की बात करूं, ओके, तो उनको उनको अभी एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन पहले ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर फाइनेंस। निर्मला सीतारमन जो है उनके नीचे ये काम करते थे। ओके, तो ये भी थोड़ा सा बात को समझे आप। और आगे यहाँ पर बात करें, द मिनिस्ट्री इज इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स दैट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज फॉर द इंडियाज फार्मा इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर ऐसे मंत्रालय की बात करेंगे जिनका चार्ज इनके पास यहाँ पर है, जो फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि पॉलिसीज बनाता है कि कैसे भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको ग्रो करवाया जाए, कैसे आगे लेकर जाया जाए। ओके, और गिवन हिज प्रायर एक्सपीरियंस कैन ही वर्क विद द कंट्रीज फार्मा इंडस्ट्री टू इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एज वेल एज ड्रग एक्सपोर्ट्स। तो ये वही बात यहाँ पर देखो, आशाएं लगाई जा रही है मांडविया से कि जितना इनको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है तो उसका भी चार्ज इनके पास है। ओके, तो क्या मतलब इस तरीके से ये साइनर्जी बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो फार्मा इंडस्ट्री है देश की, तो क्या उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। खासतौर पे यहाँ पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात करें, और यहाँ पर दूसरा ड्रग एक्सपोर्ट्स की बात करें, जैसे वैक्सीन की ही बात कर लो। ओके, तो यहाँ पर जैसे अभी देखो भारत में गिनी चुनी कंपनीज ही हैं, जैसे भारत बायोटेक है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो यही दो वैक्सीन बना रही हैं बड़े पैमाने पर। अभी बाकी भी और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत में है जो वैक्सीन बना सकती है। अभी धीरे धीरे उनको लाइसेंस इशू हो रहे हैं। ओके, धीरे धीरे ये टाई अप कर रही हैं बाहर की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो ऑलरेडी वैक्सीन बना चुकी। तो अभी हो सकता है फ्यूचर में कुछ और कंपनीज भी अभी जो है वैक्सीन बनाना शुरू कर दें। और आगे यहाँ पर बात हो रही है कि देयर हैज बीन ए चेंज इन हेल्थ मिनिस्ट्री एट द सेकेंड रैंक टू। सो द 42-year-old Bharti Pawar, a physician and a first-time MP from Maharashtra, has been inducted as the new Union Minister of State for Health। अभी देखो, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ओके, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत काम करता है। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है भारती पवार की। महाराष्ट्र से ही आती है, पहली बार एमपी बनी है, और इनको अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ यहाँ पर लगाया गया। तो यहाँ पर मांडविया के नीचे ही ये काम करेंगी। ओके, तो उनको असिस्ट करेंगी। ओके, तो यहाँ पर ये भी जो है बदलाव यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री में किया गया है। ओके, और आगे यहाँ पर बात की जा रही है, कमिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली, शी हैज बीन ए मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिंस 2019। देखो, ये इन्हीं की ही, भारती पवार की ही बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल फैमिली से ही आती हैं। तो ऑलरेडी जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट की, बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, तो इसकी ऑलरेडी ये मेंबर रह चुकी हैं। तो वो भी कौन सी कमेटी, जो यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर काम करती है। तो 2019 से यहाँ पर मेंबर है वहाँ पर। तो इनको पता चल गया अच्छे से कि क्या क्या चीजें चाहिए भारत को आगे बढ़ने के लिए हेल्थ सेक्टर में। तो अभी उनका एक्सपीरियंस भी आगे काम आएगा, तो इसलिए यहाँ पर इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ लगाया गया है। ओके, और आगे बात ये भी, उनसे भी यहाँ पर आशा की जा रही है, कैन शी ब्रिंग इन बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज फॉर इंडियन मदर्स। तो यहाँ पर इंडियन मदर्स के लिए एक अच्छी पॉलिसी क्या लेकर आ सकती है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर आशा लगाई जा रही है कि क्या होगा फ्यूचर में। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है, द लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू हेल्थ मिनिस्टर में सीन टू बी ए टॉल आस्क। तो यहाँ पर जो लिस्ट है बहुत बड़ी है, जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है जो नए हेल्थ मिनिस्टर है उनसे। तो अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट्स का,
तो जो भी यहाँ पर मांडविया के प्रीडिसेसर्स रहे, प्रीडिसेसर मतलब कि जो मांडविया से पहले यहाँ पर मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी यहाँ पर बात करें कि उनका जो रिकॉर्ड रहा है, तो क्या उससे बढ़िया ये कर पाएंगे? ओके, तो सक्सेसर्स होते हैं जो आगे सक्सीड करते हैं, प्रीडिसेसर मतलब जो पीछे रहे। ओके, जैसे अभी मैं मांडविया की बात करूँ तो ये हर्षवर्धन के सक्सेसर है। ओके, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करूँ तो सो बट ए पोर्टफोलियो वंस हैंडल्ड बाय द लाइक्स ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, तो इनके पास भी ये पोर्टफोलियो रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री का। ओके, तो यहाँ पर 1986-88 की बात करें तो एडिशनल चार्ज यहाँ पर इनके पास था। ओके, तो उस समय ये हेल्थ मिनिस्टर थे। ओके, तो ये प्रधानमंत्री 1990s के बाद बने। ओके, तो उसके बाद सुषमा स्वराज की बात की जा रही है, 2003-4 में भी इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद अंबुमनी रामादोस की बात करें 2004 से 9 तक ये भी हेल्थ मिनिस्टर रहे। गुलाम नबी आजाद की बात करें 9 से 14 तक ये भी हेल्थ मिनिस्टर रहे। और मांडविया भी अभी जो है प्रोसीड कर रहे हैं, अभी जो प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के। तो आगे यहाँ पर बात करें, बेरिंग सम डिसर्निंग मेजर्स सच एज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सर्विस्ड बाय एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, आशा वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर डिसर्निंग मेजर मतलब समझदारी जैसे यहाँ पर जो मेजर्स हैं, तो यहाँ पर उनको छोड़कर, तो बेरिंग का मतलब होता है कि उसको छोड़कर यहाँ पर हम जो है किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे यही बात कर रहे हैं, द ओवरऑल नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम remains a reminder of how little has changed over the years, our ministers, our governments। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हमारे पास है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से नजरअंदाज किया गया है भारत के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें, क्योंकि उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया, और यहाँ पर बहुत कम बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है जो अभी साल बीत चुके हैं उनके अकॉर्डिंग। जो अगर मंत्रियों की भी बात करें, जितने भी मंत्री बदले हैं या जितनी भी गवर्नमेंट्स बदली हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में इतना बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, तो अभी आशा यहाँ पर लगाई जा रही है, तो वही एक अच्छा जो सही मायने में बदलाव जो है ना वो लेकर आ सकती है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की, और यहाँ पर बात कर रहे हैं, सी द मून नॉट फिंगर, चाइनास रिफॉर्म ग्रेजुअलिज्म इज नॉट द वर्च्यू स्टूटेड टू बी। तो अभी देखो, भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ी है और चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ी है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी ऐसे सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो शुरुआत में यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर रूल करती है, तो एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी रूल है चाइना में। ओके, एक ही पार्टी जो है सत्ता में रहती है, और वही उसी पार्टी में से मेंबर्स चुन चुनकर आगे प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं चाइना के। तो इनकी इंटरनल वोटिंग होती है। ओके, और अभी ये अपनी शताब्दी जो है ना वो मना रहे हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर 30th एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई जा रही है भारत के जो लिबरलाइजेशन हुआ था, ओके, उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर अभी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने कि बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग, इनकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, कि उनको रिड्रेस किया जाए, उनको दूर किया जाए। ओके, तो देखो 30th एनिवर्सरी कैसे, अभी देखो 1991 में भारत में एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे जिनको एलपीजी रिफॉर्म्स कहा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, भारत की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर खोला गया। यहाँ पर कुछ गिने चुने सेक्टर्स में लाइसेंस की सुविधा रखी, बाकी सभी सेक्टर्स में लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कहने का मतलब कि अभी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है आपको भारत सरकार से, आप आए अपना प्लांट लगाएं, फैक्ट्री लगाएं और यहाँ पर कारोबार बढ़ाएं। ओके, तो अब भारत की बनी हुई चीज यहाँ पर बाहर भी बिकने जाती है, भारत के बाहर। ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली, और बहुत सारे जो बाहर की कंपनीज है उन्होंने यहाँ पर भारत में आकर प्लांट अपने लगाने शुरू कर दिए। ओके, तो ये यहाँ पर हमें एलपीजी रिफॉर्म्स का फायदा रहा, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया, और इकोनॉमी में एक तरीके से एक और भी हम कह सकते हैं कि जैसे पब्लिक यहाँ पर नौकरियां होती हैं, तो यहाँ पर इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स भी यहाँ पर निकलनी शुरू हुई। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर काफी डेवलप हुआ भारत में। तो यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं। ओके, और अभी वही मिसकंसेप्शंस की बात करें कि जो यहाँ पर गलत धारणाएं बना ली गई है ना, तो उसको थोड़ा अभी दूर कर सकते हैं। ओके, इस मौके पर हम तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो ऐसी धारणा, ऐसा नोशन है कि यहाँ पर जो अथॉरिटेरियन रजीम है, ओके, तो यहाँ पर देखो वन पार्टी रूल तो यहाँ पर
तानाशाही सरकार भी यहाँ पर चाइना को बोला जाता है कि तानाशाही गवर्नमेंट है। ओके, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं चाइना में। तो यहाँ पर अगर सिर्फ सिर्फ हम ये सोचें कि वो तानाशाही रजीम में अपनी मर्जी करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर काम हो जाते हैं, चाइना हर एक काम में आगे यहाँ पर निकल जाता है, तो मतलब ऐसा नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत में कहा जाता है कि यहाँ पर टू मच डेमोक्रेसी। ओके, तो यहाँ पर अभी जो नीति आयोग है तो उनके सीईओ हैं। ओके, तो अभी जब फार्म लॉस जब ये लाए गए थे भारत में, तो उनका एक बयान आया था नीति आयोग के सीईओ का, तो उन्होंने कहा था कि इट्स टू डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। ओके, तो यहाँ पर जिसके चलते भारत आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं बैठता अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म के रिगार्डिंग बात करें। ओके, जो कि 1991 में लाए गए थे। ओके, भारत भी आगे बढ़ा है। तो ये यहाँ पर बात करें, तो अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पर ये स्लो रिफॉर्मर रहा है। मतलब रिफॉर्मर मतलब जैसे भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आया 1991 में, तो ये मतलब रिफॉर्म लाने में भी बहुत देरी करता है चाइना। ओके, तो यहाँ पर इसने बहुत देरी की है, तो ये भी बात यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है, स्लो रिफॉर्मर है। एन इकोनॉमी दैट सीम्स परपेचुअली इन ट्रांजिशन, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो हमेशा जो है बदलाव के घेरे जो है घेरे में रहती है। चाइना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात करें, चाइना सी दिस रिफॉर्म ग्रेजुअलिज्म। तो यहाँ पर ग्रेजुअलिज्म की धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एज अ वर्च्यू ए शार्प कॉन्ट्रास्ट टू शीर ब्रुटलिटी ऑफ द शॉक थेरेपी अदर कम्युनिस्ट इकोनॉमीज लाइक रशिया ट्राइड अनसक्सेसफुली। मतलब इस तरीके से आगे बढ़ता है धीरे धीरे, यहाँ पर रिफॉर्म ग्रेजुअलिज्म का फंडा यहाँ पर बनाकर आगे बढ़ता है इकोनॉमी। मतलब कि अगर अगर कोई शॉक आ भी जाए तो एब्जॉर्ब कर जाए। अगर सडनली कोई चीज आप करोगे तो अगर शॉक आ गया इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी हिल गई, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो और भी बहुत सारी इकोनॉमी, जैसे रशिया की बात करें तो वो भी कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ से ही कम्युनिज्म फैला है पूरी दुनिया में। ओके, तो रशिया से ही कम्युनिज्म की शुरुआत हुई थी। कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, उनकी एक किताब थी, उसमें यहाँ पर उन्होंने कम्युनिज्म का जिक्र किया। तो वो किताब पढ़ी थी लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने। तो बहुत बड़े लीडर हुए रशिया के, और कम्युनिज्म स्थापित किया रशिया में। यूएसएसआर बना, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर जुड़ी, 15 कंट्रीज यहाँ पर आपस में जुड़कर एक यूएसएसआर बनाया गया, जहाँ पर कम्युनिस्ट जो मॉडल था उसी को यहाँ पर लगाया गया, फॉलो किया गया। चाइना में भी यहाँ पर जो है कम्युनिज्म फैला। ओके, लेकिन चाइना ने अपने कम्युनिज्म में थोड़ा बदलाव कर लिया समय के हिसाब से, लेकिन रशिया वो नहीं कर पाया। वही बात करें कि रशिया ने भी ऐसे काम करने की कोशिश की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। तो इट्स क्रिटिक्स वुड हाउएवर सी दिस कैपिटलिज्म विद चाइनीज स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि अभी देखो, कम्युनिज्म का मतलब होता है कि एक तरीके से स्टेट इकोनॉमी का मॉडल फॉलो करके करना, कि जो भी काम करेगी सरकार करेगी अपने लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर चाइना में कैपिटलिज्म को भी यहाँ पर जगह दी गई। तो यूएसए की इकोनॉमी यहाँ पर जो है फुल फ्लैज कैपिटलिज्म के ऊपर ही चलती है, कि जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाए इकोनॉमी में, कोई कंपनी खोले तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट करे, बेचे, और इकोनॉमी आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर चाइना अपनी कम्युनिज्म को इस तरीके से बदल कर चलता है। ओके, ओके, तो यहाँ पर कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स एज एन एपिमिज्म फॉर inefficient legacy systems held in place by strong interest groups। ओके, मतलब ये गूंज जो है काफी यहाँ पर आगे बढ़ी। तो यहाँ पर जो इनएफिशिएंट लीगल सिस्टम्स थे, ओके, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर सही करने की बात की गई। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप्स थे जहाँ पर वो भी शामिल हुए इस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बात को। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है अर्बन गवर्नमेंट्स की। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जो बड़े शहर हैं, मेजर सिटीज लाइक बीजिंग। तो बीजिंग कैपिटल है चाइना की। ओके, तो जैसे दिल्ली कैपिटल है, तो ये भी मतलब काफी प्रदूषित शहर है। ओके, बीजिंग। सो फाइट हार्ड टू कीप कर्व्स ऑन इंटरनल माइग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़े पैमाने पर काफी इसने लड़ाई लड़ी है कि इंटरनल माइग्रेशन जो है वो थोड़ी कम हो। ओके, बड़े शहर की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल माइग्रेशन होती है किसी छोटे शहर से बड़े शहर में आगे कारोबार करने के लिए। एंड द राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू परचेज थिंग्स लाइक कार्स लाइक। तो यहाँ पर राइट्स यहाँ पर दिए गए उनको कि अगर वो माइग्रेट करते हैं, आते हैं, तो वो यहाँ पर अगर कोई कार परचेज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ओके, अगर एबिलिटी है तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लाइव रखा गया। लेकिन यहाँ पर कर्व लगाने की कोशिश की गई कि इंटरनल माइग्रेशन थोड़ा सा कम हो, तो इसके लिए भी फाइट यहाँ पर बीजिंग के द्वारा की गई। तो अभी देखो, अगर बीजिंग में अगर आपने कार परचेज करनी है तो इतना आसान नहीं है। ओके, तो अगर अगर कार परचेज करनी है तो उसके यहाँ पर लॉटरी निकलती है, तो यहाँ पर पर्चियां ऐसे कुछ सिस्टम लगता है, तो यहाँ पर अगर आपका नंबर आता है फिर ही आप कार परचेज कर पाओगे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा यहाँ पर भी हो चुका है। और आगे यहाँ पर जो ऑड इवन फार्मूला है, तो यहाँ पर ये ऑड इवन फार्मूला
काफी देर पहले से यहाँ पर लगाया गया है। तो चाइना हैज प्रोडक्शन कोटास। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कोटास फॉलो करके चलते हैं फॉर प्रोविंसेस फॉर थिंग्स लाइक स्टील लीडिंग टू सब ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। तो यहाँ पर देखो, जो जो राज्य जिस तरीके से जो जो चीज कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, प्रोविंसेस मतलब यहाँ पर राज्यों को बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन कोटास रखे हुए हैं, जैसे स्टील की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन किस तरीके से करना है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जो यहाँ पर राज्य सरकारें हैं चाइना की, यूज द हैव टू प्रिवेंट इनएफिशिएंट यूनिट्स इन देयर प्रोविंसेस फ्रॉम शटिंग डाउन। ओके, तो यहाँ पर जो इनएफिशिएंट यूनिट्स होते हैं तो उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये कहीं बंद ना हो जाए, चलता रहे, मतलब तो ये मतलब कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन निकलती रहे। सो दिस हैज एन adverse impact on efficiency प्रोडक्टिविटी। तो इसका अगर कोई चीज अगर बंद होने के किनारे पर अगर उसको आप इन्फ्यूजन कर करके अगर चला भी रहे हो किसी ना किसी तरीके से, तो ये इम्पैक्ट जो है एडवर्स ही डालेगा इकोनॉमी के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। फाइनली ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड, टू बोरो ए फ्रेज फ्रॉम सिंहुआ यूनिवर्सिटीज डेविड ली। तो यहाँ पर उनके कुछ प्रोफेसर की यहाँ पर बात करें जहाँ पर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब कि सही तरीके से स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का उसको तैयार किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर बात करेंगे फॉर एन इकोनॉमी दैट हैज ऑफन बीन सीन द पोस्टर चाइल्ड ऑफ द सक्सेस ऑफ एफडीआई। ओके, द नंबर ऑफ restrictions on foreign investment is startlingly large। तो यहाँ पर उसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से पोस्टर चार्ट के तौर पर यहाँ पर ये अपने आप को इन्होंने पेश किया है कि यहाँ पर अच्छी खासी सक्सेस एफडीआई में देखने को मिली है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाइना में आती है। हालांकि नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर शुरुआत से ही बहुत बड़े पैमाने पर रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो चाइना में आती हैं। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड असेस यहाँ पर ये फॉरेनर्स को देता है। कहने का मतलब, अगर देखो कोई फॉरेनर आया चाइना में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो यहाँ पर उनका जो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाइना का जो बैंकिंग सेक्टर है, तो वो बहुत मतलब कोशिश करता है कि बचकर चले, कि अपना पैसा जो है लोन के ऊपर ना ही दे फॉरेनर्स को। तो यहाँ पर ज्यादातर ऐसे, यहाँ पर अगर बैंक्स की बात करें तो डोमिनेटेड बाय मोनोलिथिक स्टेट ऑन बैंक्स। तो यहाँ पर अगर ऐसा फाइनेंस जो है ना, ज्यादातर जो उनके घरेलू बैंक है तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर डोमिनेट करके जो चलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर डीरेगुलेशन की बात करें तो ये भी एक स्लो प्रोसेस है वहाँ पर। कब तक, यहाँ पर 2015 तक की बात करें तब तक यहाँ पर एक काफी स्लो प्रोसेस रहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना है तो मतलब एक बार जो बढ़ गया उसको थोड़ा कम भी कर लो। तो यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर बहुत धीरे धीरे काम किया जाता था चाइना में। और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे यहाँ पर चाइना के रैंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसके रिगार्डिंग रैंक की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आता है। ओके, तो भारत में भी पिछले कुछ सालों में यहाँ पर प्रगति दिखाई है इस इंडेक्स में। ओके, तो यहाँ पर अभी 2019 के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर 31वां रैंक है चाइना का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अगर बात करें। बट हैज रिसेंटली एज 2017 की बात करें तो ये 78 था, और 2013 की बात करें तो ये 96 था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। वही बात है कि पहले 2015 की थोड़ी पहले की बात कर लें तो इतना अच्छा सिनेरियो नहीं था चाइना में। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, 8 बिजनेस रिफॉर्म्स इन 2019 वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्रॉप। तो अभी ये 31 भी आ गया 2019 में, तो उसका रीजन बता रहे हैं कि यहाँ पर 8 बिजनेस रिफॉर्म लाया गया। जैसे भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में लाया गया, तो बिल्कुल इस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पर 2019 में लाया गया चाइना की तरफ से। तो तभी यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिला, रैंकिंग सही हो गई थोड़ी चाइना की। और इसके अलावा बात कर रहे हैं, चाइना रिकॉर्डेड एवरेज ग्रोथ ऑफ 10%। यहाँ पर 10% की एवरेज ग्रोथ देखने को मिली है बिटवीन 1978 एंड 2010। तो यहाँ पर इन सभी सालों की एक एवरेज निकाली गई तो यहाँ पर 10% बनती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वेस्टर्न प्रोडिक्शंस है, जैसे यूएस हो गया, ओके, तो यहाँ पर और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो उनकी जो यहाँ पर प्रोडिक्शंस होती हैं, मतलब किस तरीके से इकोनॉमीज आगे बढ़ती है, तो बहुत सारी इसमें जो रेटिंग एजेंसीज वो भी काम कर रही होती हैं। तो वो क्या कहती हैं, नाइदर द चाइनीज इकोनॉमी नॉर एनी ऑफ इट्स की सेक्टर्स लाइक हाउसिंग इम्प्लोडर। तो ये सभी प्रोडिक्शंस क्या कह रही हैं, तो यही प्रोडिक्शंस लग रहा है कि मतलब चाइनीज इकोनॉमी अगर उसकी बात करें ना तो वो आगे बढ़ पाई है, ना ही उसके जो की सेक्टर्स हैं। अगर हम हाउसिंग सेक्टर की भी बात करें तो यहाँ पर उसमें भी घर बना बना कर बेच के
काफी इकोनॉमी इनकी बढ़ती, लेकिन उस सेक्टर में भी यहाँ पर उतना ये आगे फैल नहीं पाए जितना यहाँ पर फैलना चाहिए था। और आगे यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं कि हैज सर्वाइव्ड मैनी ए प्रीमेच्योर ऑबिटरी, मतलब अ, बड़ी मुश्किल से मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्री मैच्योर ऑबिटरी मतलब कि जिस तरीके से ये कोई प्लान लेकर आते हैं तो उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करके वो आगे जो रिजल्ट निकलना चाहिए तो उससे पहले ही यहाँ पर जो है साइड पे हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्री मैच्योर ही यहाँ पर इनके जो प्रोजेक्ट है वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें, दिस कुड रेज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ ए न्यू लिबरल वॉशिंगटन कंसेंसस। तो जो वॉशिंगटन कंसेंसस जो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि बात रखी गई थी, काफी पुरानी बात ये हो चुकी है। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस यहाँ पर राइज हो सकते हैं चाइना के सामने। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो भी सोचे कि वॉशिंगटन कंसेंसस को यहाँ पर लागू किया जाए। ओके, तो यहाँ पर ऑफ ईदर हाई और सस्टेन ग्रोथ, अगर अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हासिल करनी है चाइना ने, और मतलब सस्टेन ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ पे अगर एक बार आ गए हैं तो उसी के ऊपर यहाँ पर जो है टिके रहना है। तो अगर बात करें वॉशिंगटन कंसेंसस की, तो ये क्या था, तो ये मतलब एक तरीके से सेट ऑफ पॉलिसीज है जो कि सलाह देता है कि अगर लोन आप देते हो तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और ज्यादातर ये कोशिश करता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, वो अनस्टेबल ना हो जाए। और दूसरा, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रखनी है। ओके, तीसरा यहाँ पर जो सरकारें जो होती है, जो उनका बजट होता है, जैसे भारत सरकार का अपना बजट होता है तो ज्यादातर ये बजट डेफिसिट रहता है, भारत सरकार का भी बजट डेफिसिट रहता है। और ज्यादातर जितनी भी देश की सरकारें जो आगे बढ़ रही हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमी से, उनका बजट डेफिसिट रहता है। तो ये डेफिसिट भी थोड़ा कम करना है। ओके, तभी जो है आप सस्टेन ग्रोथ आगे जो है पैदा कर सकते हो। तो इसके ऊपर ये बात करता है वाशिंगटन कंसेंसस। और आगे यहाँ पर बात करें ड्रैगन्स इडलिंग स्पीड, चाइना ग्रोथ हैज स्लोड डाउन ओवर द पास्ट डिकेड। तो पिछले अगर दशक की बात करें तो यहाँ पर कम हुई थी चाइना की ग्रोथ, बट दैट कुड बी द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन। ओके, एंड नॉट बैड मैक्रो इकोनॉमिक्स और पुअर स्ट्रक्चरल पॉलिसी। तो देखो सीधी सीधी यहाँ पर बात करें कि ग्रोथ कम हुई पिछले डिकेड में, तो क्यों हुई, तो वो किसका रिजल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो उनकी पॉपुलेशन जो है चाइना की अभी बूढ़ी होती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये कारण नहीं था कि मतलब उनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक कोई पॉलिसी थी, जहाँ कोई स्ट्रक्चरल पॉलिसी, तो उसमें कोई यहाँ पर कोई कमी थी, वहां पर उसमें पॉलिसीज में कोई कमी नहीं थी। लेकिन पॉपुलेशन, आबादी ही जब बूढ़ी हो जाएगी तो कैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगी, कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ओके, तो देखो इसीलिए यहाँ पर अभी चाइना ने क्या किया, अभी 2021 की अभी जून महीने की बात है, चाइना ने अपनी पॉलिसी, तो यहाँ पर जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी जो 1970s में इसने अपनाई थी, बाद में 2015-16 में इसको चेंज किया, टू चाइल्ड पॉलिसी किया। अभी फिर 2021 में आ गया थ्री चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया चाइना। मतलब कि आबादी बूढ़े लोगों की काफी बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर यहाँ पर भारत उसको काउंटर कर रहा है, क्योंकि भारत की 60% आबादी यंग है। ओके, तो यहाँ पर 60% आबादी भारत की ऐसी है जिनकी जो एज है वो मैक्सिमम 35 ईयर्स तक है। ओके, तो ये सिनेरियो है। तो चाइना इससे भी डर रहा है कि आने वाले समय में जो लेबर फोर्स है तो भारत पैदा कर देगा बड़े पैमाने पर, तो इकोनॉमी का रुख जो है भारत की ओर भी झुक सकता है। तो यहाँ पर अगर और की पैरामीटर्स के ऊपर अगर भारत यहाँ पर फोकस करके चलता है तो। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, द रिस्क इज दैट स्लोइंग ग्रोथ में फाइनली ले द डिस्टॉर्शंस एंड इनएफिशिएंसीज बेयर ए रिस्क दैट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली इन असेसिंग फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर ये जो रिस्क है, जो आबादी बूढ़ी होती जा रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर ये जो है किसी ना किसी तरीके का जो दुष्प्रभाव ये डालेगी डालेगी। तो इनएफिशिएंसीज यहाँ पर निकलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर ऐसे रिस्क को बहुत सावधानी से यहाँ पर जो है एड्रेस करने की जरूरत है, अगर फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ना। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज चाइनास करंट ग्रोथ मॉडल। तो अभी चाइना का अभी का ग्रोथ मॉडल क्या है, अगर उसकी बात करें तो उसके रिगार्डिंग बात करें, द पावर कॉम्बिनेशन of modern day mercantilism with undervalued exchange rates, a single-minded export orientation, and tight labor market controls that drove its first phase of tear away growth in phase। देखो अभी चाइना का जो यहाँ पर मॉडल है, ग्रोथ मॉडल, तो उसमें ये सभी बातें आ जाती हैं। ओके, तो अभी जिस तरीके से व्यापार अभी चलता है, तो उसमें यहाँ पर किस तरीके से अपनी जो पावर शक्ति है उसका कैसे कॉम्बिनेशन बनाए। तो यहाँ पर विद अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट्स, मतलब कि जो एक्सचेंज रेट होते हैं ना उसमें भी यहाँ पर हेराफेरी कर जाता है चाइना, इसलिए यहाँ पर यूएसए भी
जो है चाइना को कहता रहता है कि ये करेंसी मैनिपुलेटर है, कि मतलब जो इसकी करेंसी की वैल्यू बन रही होती है डॉलर के मुकाबले, उससे भी कम दिखाता है। अगर ये उससे भी कम दिखाएगा तो देखो चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अभी एक्सपोर्ट कर रहा है अपने सामान को, पूरी दुनिया में अपनी इसने मार्केट बना ली। तो यहाँ पर डॉलर्स के मुकाबले ही ज्यादातर ट्रेड होता है, तो अगर ये अपनी करेंसी को ज्यादातर डीवैल्यू अगर कर देता है तो एक्सपोर्टर्स को उतना ज्यादा मुनाफा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी टैक्टिक्स यहाँ पर चलाए जाते हैं आगे प्रगति करने के लिए चाइना के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर देखो कोई चीज, अगर मैं यहाँ पर डॉलर इंटू रुपीज की बात करूँ तो यहाँ पर 70 रुपए के अगर कुछ चल रहा है डॉलर, तो 70 रुपए के आसपास है एक डॉलर, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो चाइनीज इकोनॉमी है, तो यहाँ पर अपने जो इनका युआन है, तो यहाँ पर एक और नाम है इनकी करेंसी का, युआन के अलावा एक और नाम है जिसको ऑफिशियली ये मानकर चलते हैं, उसका नाम क्या है? उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर युआन तक ही अपना बुद्धि को सीमित मत रखें, तो एक और नाम है इसका। ओके, तो यहाँ पर उसी को ऑफिशियली ये फॉलो करके चलते हैं। उसका क्या नाम है चाइना की करेंसी का? उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर डीवैल्यूट करके खुद ही सरकार डीवैल्यूट कर देती है, तो इससे क्या होगा, जहां पर $1 के प्रति 70 रुपए मिल रहे थे एक्सपोर्टर्स को, तो वहां पर एक्सपोर्टर्स को अभी 77, 78, 80 रुपीज यहाँ पर मिल रहे हैं, तो फायदा हो रहा है एक्सपोर्टर्स को। ओके, तो यहाँ पर सिंगल माइंडेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर ही है ज्यादातर चाइना का, सस्ते से सस्ती चीज यहाँ पर बाहर में पहुंचानी है। ओके, एंड टाइट लेबर मार्केट कंट्रोल, तो यहाँ पर लेबर सबसे सस्ती चाइना में अवेलेबल है अभी भी, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी, उस मार्केट के ऊपर भी कंट्रोल करके चलते, तो ये मतलब पहला फेस इनका रहा है जिस तरीके से आगे बढ़े। और आगे यहाँ पर चाइनीज करेंसी की बात करें कि हैज रिमेन्ड ओवर वैल्यू फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड, तो यहाँ पर पिछले डिकेड की बात करें तो उस समय यहाँ पर करेंसी को थोड़ा सा यहाँ पर ओवर वैल्यूड रखा गया। ओके, अगर किसी और करेंसी के साथ अगर एक्सचेंज की बात करें, तो पहली बात हम थोड़े पिछले फेज की बात कर रहे थे जब शुरुआत इन्होंने की, अभी लास्ट डिकेड की बात हो रही है। तो वेजेस हैव राइजन इन हाई ग्रोथ जोन्स रिड्यूसिंग कॉम्पिटिटिवनेस फर्दर, तो यहाँ पर जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ग्रोथ ज्यादा मिल सकती है, तो वहीं पर यहाँ पर जो तनख्वाह है, जो वेजेस है, वो बढ़ी है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में हर एक सेक्टर में बढ़ी है। और यहाँ पर कंपटीशन भी यहाँ पर कम हुआ है। अगर यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर 2004 से पीछे की बात करें, चाइना's पार्टी बॉसेस डिसाइडेड टू टर्न इनवर्ड एंड लुक एट डोमेस्टिक कंजप्शन एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पर उस समय ये डिसाइड किया गया, 2004 से पहले की बात कर रहे हैं, कि अंदरूनी मामलों के ऊपर फोकस किया गया, चाइना के डोमेस्टिक कंजप्शन के ऊपर फोकस किया जाए, तो वही चाइना की जो है एक तरीके से ग्रोथ का एक इंजन के तौर पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर इनवर्ड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं इन चाइनाज पॉलिसी पार्लेंस रेदर देन ग्लोबल सर्कुलेशन, तो यहाँ पर अंदरूनी मामलों के ऊपर ज्यादा फोकस करें, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता था 2004 से पहले की बात कर रहे हैं। तो अभी तो ये ग्लोबली फोकस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपना एक्सपोर्ट कर, मतलब जरा से जरा बढ़े, कौन कौन से देश में अपनी मार्केट हम बना ले, तो इसके ऊपर चाइना फोकस कर रहा है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट हैज एमर्ज्ड इन इट्स प्लेस, तो यहाँ पर किस तरीके से वो आगे अभी बढ़ रहा है, क्या क्या पाया है उसने। तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग अगर बात करता, न्यू चाइना मॉडल सीम्स टू कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट ए ग्रैंड थीम टू टाई देम टुगेदर। देखो चाइना अभी जिस तरीके से नया मॉडल लेकर चल रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई एक बड़ा थीम लेकर नहीं चल रहा कि मैं सभी प्रोजेक्ट्स को एक ही नाम के अंतर्गत टाई करके चलूँ कि ये मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा इनिशिएटिव है। ओके, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स इसके चल रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से ये फोकस करता रहता है, तो कंक्रीट स्ट्रेटेजीज यहाँ पर बनाकर चलता है। तो यहाँ पर बात करें, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज इट ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग एन इमिटेटर टू एन इनोवेटर, तो यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से कोई प्रोजेक्ट को एक कामयाबी से अगर कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो यहाँ पर इमिटेटर के तौर पर नहीं देखा जाता, कि एक इनोवेटर के तौर पर यहाँ पर अपने आप को ये दिखाते हैं। ओके, तो कोई प्रोजेक्ट अगर उसमें उसमें कुछ भी इनोवेशन ये कर देते हैं, एक इनोवेटर के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो दिस हैज कम ऑन द बैक ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, तो ये तभी मुमकिन हो पाया है, इनोवेशन यहाँ पर तभी बढ़ पाई है कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है ना, टेक्निकल लाइन जो है, उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है, तो वहां पर रिसर्च फील्ड को काफी स्ट्रॉन्ग किया गया, तभी चाइना आगे बढ़ पाया। और अभी बात करें, चाइना टुडे हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं पूरी दुनिया में, यूएस के बाद। तो यूनिकॉर्न वो होते हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है, जिन कंपनीज की, जो स्टार्टअप्स की $1 बिलियन से ऊपर की हो जाए, तो अगर $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाती है किसी कंपनी को, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। अगर किसी की $10 बिलियन की हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पर सुपर यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो भारत में अगर बात करूँ, तो अभी हाल ही में कुछ ऐसे, जैसे
अन अकेडमी हो गया, और इसके अलावा जो लेंसकार्ट हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मीशो करके है। तो इन सभी को यहाँ पर यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल चुका है कि अभी यूनिकॉर्न बन चुकी है, इनकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। चाइना दूसरे नंबर पर है, ओके, लेकिन पहले नंबर पर कौन है? यूएस। तो भारत भी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि सेकंड प्रोजेक्ट हैज टू लॉक इन मार्केट्स, लॉक इन मार्केट्स आउटसाइड चाइना थ्रू थिंग्स लाइक द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्ट बड़ा चाइना का यही है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं, तो इसके तहत ये बहुत बड़ी मार्केट को अपने अंदर कंट्रोल में रहना चाहता है। तो मतलब कि बाहर की जो दुनिया की मार्केट चाइना के अलावा, तो वहां पर भी इसका कंट्रोल हो जाए। तो इसके तहत बहुत सारे देशों ने समर्थन भी किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसके चलते और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो भी इसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर सीधा अरेबियन सी में अप्रोच करेगा चाइना अपनी, ओके। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, हालांकि इस इनिशिएटिव को भारत ने यहाँ पर जो है सहमति नहीं दी है, क्योंकि ये पीओके के थ्रू जो है होता हुआ जाता है। तो भारत कहता है कि पीओके हमारी टेरिटरी है और आप वहां से अपनी रोड नहीं निकाल सकते। हालांकि उसने रोड निकाल ली है और बहुत बड़े पैमाने पर काम खत्म भी हो चुका है। और आगे बात करें शॉर्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल एजेंडा, तो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा के अलावा अगर बात करें, दिस इन्वॉल्व्स डेट फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इन बीआरआई। तो यहाँ पर कर्जे की भी फाइनेंस यहाँ पर करते हैं बीआरआई प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। देखो, जिस भी देश में से ये प्रोजेक्ट निकलेगा, अगर पाकिस्तान में से निकल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के ऊपर ये फोकस कर रहा है। तो रशिया को भी इसका बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर उनको भी कर्जा देगा ये इस प्रोजेक्ट के तहत। तो उस कर्जे की भी ये फाइनेंसिंग जो है ये करेगा। तो ये भी मतलब इसका फोकस है। इन द बेनिफिट बीइंग गारंटीड ऑर्डर्स फॉर चाइनाज कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट फॉर गुड मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं तो ये गारंटी है कि जो इनका कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं तो वो काफी आगे बढ़ेंगी, उनके पास काफी ऑर्डर्स जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ेगी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द युआन is somewhat difficult aspiration for an economy with capital controls and non-transparent capital markets has been the। तो तीसरा प्रोजेक्ट की बात करें, तीसरा यहाँ पर कौन सा मॉडल है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो इनकी करेंसी है युआन, तो ये इसको इंटरनेशनलाइजेशन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसे देखो, डॉलर की बात करो तो यूएस डॉलर सब जगह चलता है, तो यहाँ पर एक्सचेंज जहां से मर्जी करवा लो, ट्रेड भी ज्यादातर दुनिया में यूएस डॉलर के हिसाब से चलता है। तो अभी चाइना ये कोशिश करेगा कि उनकी जो करेंसी है युआन, तो वो भी इंटरनेशनल करेंसी बन जाए। हालांकि ये काफी टफ है अभी चाइना के लिए कि मतलब अपनी करेंसी को इतने बड़े पैमाने पर लोग एक्सेप्ट कर लें, अलग अलग कंट्रीज एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो यहाँ पर जैसे कैपिटल कंट्रोल सारा ये खुद ही अपने ऊपर ही करके रखता है पूरी इकोनॉमी का। ओके, नॉन ट्रांसपेरेंट कैपिटल मार्केट है अगर चाइना की कैपिटल मार्केट्स की बात करें, ओके, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसके चलते थोड़ा सा टफ होगा इनके लिए अपनी करेंसी को एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय लुक देना, कि हर कोई इस करेंसी को इस्तेमाल करे। द लेटेस्ट ऑन दिस लिस्ट इज टू रैपिडली डेवलप इट्स फाइनेंशियल मार्केट। सबसे यहाँ पर जो लेटेस्ट है वही है कि फाइनेंशियल मार्केट को किस तरीके से डेवलप करते हैं। जैसे जहाँ पर लोन दिया जाता है कंपनीज आगे बढ़ती हैं, अलोइंग इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मेजर्स एंड ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स सच एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मेटल्स। तो यहाँ पर नए ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली भी यहाँ पर ये चला सकता है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल मेजर्स उनके साथ जुड़कर, ओके, जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें भी ये हस्तक्षेप कर सकता है। नए प्रोजेक्ट जो है वो भी लॉन्च कर सकता है। जैसे मेटल्स के क्षेत्र में बात करें, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट ये कर सकता है बड़े पैमाने पर। और आगे कह रहे हैं कि सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स डू फीड द लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रैंपिंग अप डोमेस्टिक कंजप्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके जिनके तौर पर सीधे सीधे चाइना को ये फायदा होगा कि जो इनका डोमेस्टिक कंजप्शन का जो एक ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल कर पा रहे हैं। और फिनटेक स्टार्टअप्स की बात करें जो फाइनेंशियली यहाँ पर जो है काम करते हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा क्रेडिट जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके, लोगों को, ताकि कि वो अपने स्टार्टअप्स को चला सकें। एंड रिड्यूस द नीड फॉर एक्सेस सेविंग्स एंड हेल्प रिटेल डिमांड। तो यहाँ पर रिटेल डिमांड के चलते जो मार्केट चलती है तो वहां पर भी जो है अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। एक्सेस सेविंग्स को यहाँ पर रोका जा सकता है। तो यहाँ पर सेविंग्स अगर कम होगी, इसका मतलब यह है कि पैसा लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है। ज्यादातर लोग रिटेल में खर्चा करते हैं, रिटेल मार्केट में। However, these bottom-up successes may not be enough। तो यहाँ पर ऐसे successes enough नहीं है। So good old-fashioned internal reforms, dismantling inefficient production, ensuring far greater labor mobility, reducing regional disparities, and creating an efficient financial sector have to be accelerated for sustainable growth। देखो, चाइना की बात हो रही है तो अभी इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर फोकस करना होगा।
ओके, तो यहाँ पर जो अच्छे जो ओल्ड फैशन इंटरनल रिफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर उनके ऊपर यहाँ पर फोकस करना होगा। जैसे यहाँ पर इनएफिशिएंट जो प्रोडक्शन है, जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि जो राज्य हैं चाइना के, तो वो मतलब अगर कोई कंपनी चल भी रही है, अगर मतलब लॉस में भी है, तो फिर भी उसको चलाए रखते हैं। तो यहाँ पर अगर वही बात करें कि मतलब जो इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, इसको डिसमेंटल करो, खत्म कर दो उसको। तो यहाँ पर जो लेबर मोबिलिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो उसको इंश्योर करो ये सही तरीके से यहाँ पर मोबिलिटी हो, आवाजाही हो, तो जो उनके हक बनते हैं वो ना छीने। रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको कम किया जाए, और यहाँ पर एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सेक्टर भी यहाँ पर जो है बनाया जाए, ताकि जो कि जिसने भी कोई नया स्टार्टअप खोलना है उसको पैसा मिल जाए, और पैसा मिल जाए और आगे अपने स्टार्टअप को चलाए, बड़ी कंपनी में तब्दील करे। तो ये सब चीजें यहाँ पर जरूरी है अगर यहाँ पर अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करनी है तो भारत भी इन सब चीजों से बहुत कुछ सीख सकता है। वही बात कर रहे हैं अभी, अनलर्न एंड लर्न। तो दीज देर आर निगलिंग डाउट्स अबाउट वेदर चाइनाज पोलिटिकल बॉसेस हैव इनफ फेथ इन द वेरी आइडिया ऑफ रैपिड रिफॉर्म। तो अभी इसके बारे में अभी भी यहाँ पर डाउट्स हैं। ओके, कि चाइना के जो पॉलिटिकल बॉसेस, वही बात कर रहे हैं कि एक ही तो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो जो उसको लीड करते हैं, तो क्या वो विश्वास रखते हैं कि यहाँ पर जो रैपिड रिफॉर्म, मतलब कि एक के बाद एक रिफॉर्म आने चाहिए इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए, तो इसके ऊपर अभी भी यहाँ पर इस बात के ऊपर शक किया जा रहा है कि पता नहीं कि उनकी क्या मंशा है। तो आगे यहाँ पर बात करें, द सस्पेंशन ऑफ एंड ग्रुप्स आईपीओ। देखो, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जिसके चलते कोई भी कंपनी जो है मार्केट से पैसा उठाती है। ओके, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिलता है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर मैच्योरिटी रेट बकायदा डिसाइड होती है कि कब तक आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, सूद समेत। सूद यहाँ पर मिलता रहता है महीने के हिसाब से। तो ये देखो, एक एंट ग्रुप, ये एंट ग्रुप किसकी कंपनी है? ये कंपनी है अलीबाबा ग्रुप की। तो अलीबाबा ग्रुप किसकी कंपनी है? जैक मा की कंपनी है। जैक मा ने यहाँ पर इसको कंपनी को बनाया था, और उसी का एक विंग था एंट ग्रुप। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है चाइना में। तो अभी इसका आईपीओ होना था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको ही सस्पेंड कर दिया नवंबर 2020 में। एंड क्लैंप डाउन ऑन टैक्सी हेलर ऐप दीदी। तो यहाँ पर जो एक मतलब टैक्सी सर्विस अगर आपने लेनी है, तो उसकी ये ऐप है दीदी करके, तो उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। ओके, तो यहाँ ए फ्यू डेज आफ्टर इट्स आईपीओ, तो यहाँ पर जब उस कंपनी का आईपीओ हो गया, जब उसने पैसे उठा लिए, बाद में यहाँ पर उस कंपनी को रोक दिया। सुजेस्ट ए लेवल ऑफ डिसकंफर्ट विद द लॉजिक ऑफ बिजनेस इन ए फ्री एंटरप्राइज सेटिंग। तो यहाँ पर डिसकंफर्ट पैदा हो गया यहाँ पर ऐसी कंपनीज के लिए, अगर एंट ग्रुप की बात करें, दीदी ऐप की बात करें। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। द फियर इज दैट दिस रेजिस्टेंस टू चेंज एंड एडहॉकिज्म कुड स्पिल ओवर टू अदर एरियाज। तो मतलब डर यही है कि जिस तरीके से अभी व्यवहार यहाँ पर रुकावट पैदा की गई सरकार के द्वारा इन कंपनीज के सामने, तो फ्यूचर में यही चीजें और भी एरियाज में, और भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो भी इस तरीके का जो है व्यवहार कर सकती हैं। तो यहाँ पर सही नहीं है। और आगे लास्ट में बात करेंगे भारत की। इंडियाज लेजिटिमेट डिसजस्ट एंड एंगर ओवर इट्स नेबर्स बुलिंग टैक्टिक्स notwithstanding, it still has a lot to learn from China. ओके, तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से चाइना व्यवहार करता है भारत के साथ, पड़ोसी पड़ोसी मुल्क है, तो यहाँ पर बहुत सारे टैक्टिक्स उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम गुस्से में आ जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सीखना होगा कि चाइना कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर है चाइना से। ओके, तो यहाँ पर अगर चाइना की बात करें, तो यहाँ पर अच्छी अप्रोच यहाँ पर उसने लगाई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, कि कोई प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है ना, शुरू तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, तो यही बड़ी बात होती है। जो इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाया, तो वही आगे सक्सेस हासिल करता है। However, despite its many lapses, India has been a more committed reformer, and there is a greater buy-in among the political classes into the very idea of reform. तो भारत की अगर बात करें, तो भारत यहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर कमिटेड है रिफॉर्म्स लाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जितनी भी पॉलिटिकल क्लासेस यहाँ पर भारत में है, जो भी पार्टी यहाँ पर काम करती है, तो यहाँ पर रिफॉर्म के ऊपर अच्छा फोकस इनका रहता है। सो इट मस्ट बिल्ड ऑन दिस। तो यहाँ पर इसके ऊपर आगे हमें बढ़ना होगा। एज विद चाइना, ग्रेजुअलिज्म मे बी ए बैरियर टू अनलॉकिंग इट्स पोटेंशियल। तो ये जो धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते हैं चाइना वाले, तो रिफॉर्म लेकर आते हैं, तो ये एक बैरियर, रुकावट के तौर पर काम कर सकता है कि जो पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है, जो नया स्टार्टअप खुल सकता था, उसके ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगी। वो स्टार्टअप फ्यूचर में आके कोई बड़ी कंपनी बन सकती थी, कुछ भी हो सकता था, फेल भी हो सकता था, लेकिन पास भी हो सकता था। अगर पास होता तो बड़ी कंपनी एक लग जानी थी, और इकॉनमी आगे बढ़नी थी देश की। तो ये बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उससे। ओके, तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें।
और शेयर करें इस लेक्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।